यस बैंक का क्रैश याद है। रातों रात बैंक कोलैप्स हो गया। पैसे निकलवाने के लिए लोगों की लाइंस लग गई थी। पर सोचो, अगर एक बैंक के कोलैप्स होने से इतना बुरा हाल हो सकता है तो पूरा बैंकिंग सेक्टर अगर नीचे आ जाए तो इकोनॉमी का क्या होगा। हाल पाकिस्तान या श्रीलंका जैसा हो सकता है। इसलिए बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो देश की इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है, और अगर आपको इस सेक्टर में इन्वेस्ट करने का मौका मिले तो कितना अच्छा होगा। इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि बैंक्स कैसे कमाई करते हैं और जब डूबते हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आती है। वीडियो के लास्ट तक आप समझ जाएंगे कि बैंक में इन्वेस्ट करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर चेक करने होते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बैंकिंग मॉडल कैसे काम करता है। बैंक का प्राइमरी बिजनेस पब्लिक के पैसे डिपॉजिट करना है और फिर उसी पैसे को आगे लोन के रूप में देना होता है। बैंक द्वारा दिए गए लोन बैंक की एसेट होते हैं जिस पर वो इंटरेस्ट कमाते हैं। दूसरी ओर पब्लिक का जो पैसा बैंक डिपॉजिट करते हैं उनके लिए वो लाइबिलिटीज होते हैं, क्योंकि उस पर उनको इंटरेस्ट देना होता है। जैसे कि आप बैंक जाते हैं और 1000 रुपए जमा करवाते हैं तो उस पर बैंक आपको 3 से 4% इंटरेस्ट देता है और फिर उसी 1000 में से आगे 800 रुपए लोन देता है, जिस पर वो 8 से 10% इंटरेस्ट कमाता है। बस इंटरेस्ट देने और लेने का ये डिफरेंस ही बैंक का प्रॉफिट होता है। बैंक कई तरह से कमाई करते हैं पर ये उनकी इनकम का मेन सोर्स होता है। लेकिन बैंक्स आरबीआई से कैसे इंटरेस्ट कमाते हैं, तो देखिए, बैंक्स के पास जो पब्लिक डिपॉजिट होते हैं उसमें से एक सर्टन अमाउंट रिजर्व के तौर पर रखनी पड़ती है। जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि बैंक 1000 में से 800 रुपए लोन देते हैं, जो बाकी बचा हुआ 200 रुपए होता है वो बैंक रिजर्व के तौर पर रख लेते हैं, ताकि अगर डिपॉजिटर्स एकदम से अपना पैसा निकलवाने आ जाए तो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम ना आए। इसको कैश रिजर्व रेशियो यानी CRR कहते हैं। ज्यादा लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए बैंक्स को सरकार के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना होता है, जिससे वो इंटरेस्ट कमाते हैं। इसको स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी कि SLR कहते हैं। इसको इमरजेंसी फंड के तौर पर यूज किया जाता है। अगर कभी सिस्टम में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आती है तो आरबीआई आगे आके इस रिजर्व को यूज करता है। इंटरेस्ट इनकम के अलावा बैंक्स अलग अलग सर्विसेज जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस, ब्रोकिंग सर्विसेज, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा, इन सब पर भी फीस चार्ज करते हैं और रेवेन्यू कमाते हैं। अब तक हमने जाना कि बैंक इंटरेस्ट इनकम कैसे कमाते हैं। अब चलते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस की ओर। तो देखिए, बैंक्स को पब्लिक डिपॉजिट पर एक फिक्स इंटरेस्ट पे करना होता है। ये बैंक का सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है। बैंक्स के 4 तरह के डिपॉजिट होते हैं, जिनमें सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट होते हैं। बैंक करंट अकाउंट पर ऑलमोस्ट 0% और सेविंग अकाउंट पर 3 से 4% ब्याज देता है। वहीं फिक्स्ड डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट पर 6 से 7% देना होता है। बैंक्स का कासा रेशियो यानी कि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा है, क्योंकि करंट अकाउंट पर 0% और सेविंग्स पर 3 से 4% ब्याज देना होता है, जिससे बैंक्स को लो कॉस्ट फंड मिल जाते हैं। अगर किसी बैंक की कासा रेशियो 50% है तो इसका मतलब कि उसके पास जो फंड्स है उसमें से 50% लो कॉस्ट पर उन्हें मिले हैं, और एक इन्वेस्टर के तौर पर आपके लिए ये पॉजिटिव साइन है। आपको देखना है कि ये रेशियो बढ़ती रहनी चाहिए, और अगर ये कम हो रही है तो इसका रीजन पता होना चाहिए। पर इससे बैंक्स को क्या फायदा, उसके लिए आपको NII यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम समझनी होगी। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि बैंक की इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस के बीच का डिफरेंस ही बैंक का प्रॉफिट होता है। सपोज एक बैंक 7% पर लोन देता है और 4% अपने डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट देता है, तो ये 3% का डिफरेंस ही बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम है। बैंक रेवेन्यू का मेजर पोर्शन नेट इंटरेस्ट इनकम से आता है। इसलिए एज एन इन्वेस्टर आपको देखना चाहिए कि बैंक की NII किस रेट से ग्रो कर रही है। ये जितनी जल्दी होगी उतनी ही अच्छी है। अब इस ग्रोथ रेट को पेयर्स के साथ कंपेयर कीजिए। ग्रोथ कंसिस्टेंसी को बेटर समझने के लिए 5 इयर्स के डाटा के साथ एनालाइज कीजिए। NII ये बताता है कि बैंक अपने प्राइमरी ऑपरेशंस को कितने इफेक्टिवली कंडक्ट कर रहा है। NII कंपेयर करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ सेम साइज कंपनी को ही NII के बेसिस पर कंपेयर किया जा सकता है। डिफरेंट साइज बैंक्स को कंपेयर करने के लिए आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन समझना होगा। ये वो मैट्रिक है जो बैंक्स के लोन्स और डिपॉजिट्स की प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करता है। बैंक्स के नेट इंटरेस्ट इनकम NII को
उसके टोटल इंटरेस्ट अर्निंग एसेट से डिवाइड करके नेट इंटरेस्ट मार्जिन निकाला जाता है। ये बैंक की एनुअल रिपोर्ट में आसानी से मिल जाता है। हायर नेट इंटरेस्ट मार्जिन ये शो करता है कि बैंक डिपॉजिट्स पर कम इंटरेस्ट दे रहा है और लोन्स पर ज्यादा इंटरेस्ट कमा रहा है। ये मार्जिन जितने ज्यादा हाई होंगे उतना बेटर है। आपने कभी ना कभी तो मॉनेटरी पॉलिसी का नाम सुना होगा। ये आरबीआई की वो पॉलिसी होती है जिसमें आरबीआई गवर्नर और उनकी टीम इन्फ्लेशन, मनी सप्लाई, इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर फैसले करती है। इस मॉनेटरी पॉलिसी का बैंक्स के नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर काफी असर होता है। ये बताती है कि अब कंज्यूमर्स ज्यादा लोन लेंगे या पैसे ज्यादा सेव करेंगे, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट लो होते हैं तो लोन सस्ते हो जाते हैं। इसलिए उम्मीद की जाती है कि लोग अब ज्यादा लोन लेंगे और बैंक की नजर से ज्यादा लोन देने का मतलब ज्यादा इनकम, मतलब हाई नेट इंटरेस्ट मार्जिन। वहीं जब इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं तो लोन लेना महंगा हो जाता है, जिससे बैंक की इनकम कम हो जाती है और उससे नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी। इसलिए एज एन इन्वेस्टर हमेशा देखे कि बैंक का NIM पॉजिटिव हो। ये सारे आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर बैंक का कासा रेशियो हाई होगा तो NIM भी हाई होगा। बैंक की अर्निंग्स को समझने के लिए NII और NIM को कलेक्टिवली एनालाइज करें। पर एक एलिमेंट है जो NII और NIM को एक झटके में तबाह कर सकता है, वो है NPA। ये NPA क्या होते हैं? मान लीजिए कि आपके दोस्त ने आपसे 5,000 रुपये उधार लिए इस वादे पर कि वो 15 दिन के अंदर आपको पैसा वापस कर देगा, लेकिन अब 5 महीने हो गए और वो पैसा अभी तक वापस नहीं आया। इतने टाइम के बाद आपको पैसे वापस मिलने की उम्मीद लगभग खत्म हो जाती है। अगर आपके पास वो 5,000 रुपये होते तो आप उनसे बहुत सारी चीजें कर सकते थे जो फ्यूचर में वैल्यू क्रिएट करती हो, लेकिन अब आप उन्हें यूज नहीं कर सकते। इसी तरह अगर बैंक का एक कस्टमर इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट पर डिफॉल्ट करता है तो बैंक का एसेट यानी कि लोन प्रॉफिटेबल नहीं रहता, वो एक नेट परफॉर्मिंग एसेट यानी कि NPA बन जाता है। इसलिए एज एन इन्वेस्टर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो आपको डिफरेंट बैंक्स के बीच कंपेयर करना होता है। बैंक के NPAs बैंकिंग ऑपरेशन और रेवेन्यू को प्रभावित कर सकते हैं। अगर आप NPAs को सही तरीके से एनालाइज कर पाते हैं तो आपको काफ़ी हद तक पता चल जाएगा कि कौन सा बैंक अपने पेयर्स के कंपेयर में बेटर परफॉर्म कर रहा है। अब इसे थोड़ी और डिटेल में समझते हैं। एक लोन को तभी NPA माना जाता है जब रीपेमेंट 90 दिन से ज़्यादा ओवरड्यू हो जाती है। अब NPA भी दो तरह के होते हैं, ग्रोस NPA और नेट NPA। पहले ग्रोस NPA को समझते हैं। ये NPA की टोटल अमाउंट होती है जिस पर इंटरेस्ट के साथ साथ प्रिंसिपल अमाउंट भी डिफॉल्ट किया गया होता है। मान लेते हैं कि एक बैंक ने 50 लाख रुपए का लोन एक स्टार्टअप को दिया 10% इंटरेस्ट रेट पर, तो बैंक को अभी ये रिस्क रहता है कि अगर स्टार्टअप लोन ना चुका पाया तो उसके 50 लाख रुपए डूब सकते हैं और जो इंटरेस्ट पेमेंट आनी थी उस पर भी डिफॉल्ट हो सकता है। इसलिए एज एन इन्वेस्टर आपका बैंक के NPAs को ट्रैक करना और एनालाइज करना बहुत ही जरूरी है। ज्यादा NPAs बैंक की लिक्विडिटी और ग्रोथ एबिलिटीज को एडवर्सली इफेक्ट कर सकते हैं। ये एक बड़ा रेड फ्लैग है। आप देख सकते हैं कि 2018 से 2021 तक प्राइवेट बैंक का NPA नीचे की ओर जा रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। प्राइवेट बैंक के NPA लेवल पब्लिक सेक्टर बैंक के मुकाबले काफी कम होते हैं, तभी इन्वेस्टर उन्हें ज्यादा प्रेफर करते हैं। पर अभी तो पब्लिक सेक्टर बैंक भी काफी अच्छा कर रहे हैं, बिजनेस वाइज भी और स्टॉक प्राइस के हिसाब से भी। खैर, अगर NPA का अमाउंट बढ़ता रहता है तो वो कस्टमर डिपॉजिट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस रिस्क को मैनेज करने के लिए बैंक डिपॉजिट्स का कुछ हिस्सा प्रोविजन के तौर पर रखता है। ये इसलिए मेंटेन किया जाता है ताकि इन फ्यूचर अगर ज्यादा NPA होते हैं तो बैंक उस प्रोविजन से उसको मैनेज कर सके। प्रोविजन अमाउंट जितना ज्यादा होगा बैंक के लिए उतना ही अच्छा है। अब जानते हैं कि नेट NPA क्या होते हैं। तो देखिए, नेट NPA भी ग्रोस NPA जैसे ही होते हैं। इसमें सिर्फ एक फर्क होता है, ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट की नेट वैल्यू को मेजर करता है, ना कि ग्रोस वैल्यू को। नेट NPA कैलकुलेट करने के लिए ग्रोस NPA की वैल्यू से प्रोविजन की वैल्यू को माइनस करना होता है। मान लेते हैं कि एक बैंक है जिसने एक स्टार्टअप को 100 करोड़ रुपए का लोन दिया और NPA को मैनेज करने के लिए 20 करोड़ की प्रोविजन अमाउंट को साइड पे रख दिया। अब फाइनेंशियल ईयर के एंड तक 100 करोड़ के लोन में से 65 करोड़ वापस आ गए। अब उस 35 करोड़ के लिए बैंक उस साइड पर रखे 20 करोड़ के प्रोविजंस को यूज करता है और बाकी बचे हुए 15 करोड़ नेट NPA माने जाते हैं। इसलिए एज एन इन्वेस्टर आपको ध्यान देना है कि NPAs बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। अगर बैंक के एसेट खराब होने लगते हैं तो उनकी रेवेन्यू और रिटर्न ऑन एसेट ROA डायरेक्टली इफेक्ट होती है। ये इन्वेस्टर्स के लिए एक रेड फ्लैग है।
वही दूसरी तरफ लो एनपीए लेवल ये बताते हैं कि बैंक लोन देने से पहले अच्छे से बोरोवर की जांच पड़ताल कर रहा है। किसी भी बैंक में इन्वेस्ट करने से पहले बैंक के पास्ट एनपीए ट्रेंड्स को एनालाइज कीजिए, उन्हें बाकी कंपेटिटर बैंक्स के साथ भी कंपेयर कीजिए। अब जानते हैं कि एनपीए कैसे इफेक्ट करता है एनआईआई और एनआईएम को। तो देखिए, जब लोन खराब होने शुरू होते हैं तो इंटरेस्ट जनरेटिंग एसेट्स कम हो जाते हैं। ये इंटरेस्ट इनकम को रिड्यूस करता है, जबकि इंटरेस्ट एक्सपेंसेस सेम रहते हैं। तो एनपीए जितना ज़्यादा हो, एनआईआई और एनआईएम नेट इंटरेस्ट इनकम और नेट इंटरेस्ट मार्जिन उतने ही कम हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 2020 में येस बैंक कोलैप्स हुआ था, तो उसके डाउनफॉल का मेजर रीजन था उसके एनपीए। जब ये खबर बाहर आई तो कस्टमर पैनिक हो गए और अपने डिपॉजिट विड्रॉ करने के लिए बैंक की ओर भागे। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सारे विड्रॉल्स पर 50,000 रुपए का कैपिंग लगा दिया गया। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये नहीं है। अगर आप येस बैंक के 2017-18 के एडवांसेस ब्रेकअप को एनालाइज करते हैं तो पता चलेगा कि लगभग 68% लोन बड़े कॉर्पोरेट्स को दिए गए थे, क्योंकि बड़े कॉर्पोरेट्स को लोन देने पर बैंक की कम कॉस्ट लगती है। पर इससे रिस्क फैक्टर तो इग्नोर नहीं किया जा सकता ना। बस ऐसे ही बैंक ने सारे लोन दे दिए। अगर ऐसे ही कुछ बड़े बोरोवर्स अपने रीपेमेंट में डिफॉल्ट करते हैं तो ये बैंक और इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। येस बैंक ने बड़े कॉर्पोरेट्स जैसे कि IL&FS, जेट एयरवेज, अनिल अंबानी ग्रुप, SL ग्रुप और DHFL इन सब को लोन दिए थे और बाद में सब एनपीए बन गए। इसलिए एज एन इन्वेस्टर आपको बैंक का लोन इशूइंग पैटर्न को चेक करना है और ये आपको बैंक की एनुअल रिपोर्ट से मिल जाएगा। ये आपको एक आइडिया देगा कि वो किस तरह का रिस्क ले रहे हैं और फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। कोविड-19 जैसे इवेंट्स ने इकोनॉमी को पीछे धकेला है। इससे बैंकिंग सिस्टम का एसेट क्वालिटी भी कुछ हद तक खराब हुआ था। ऐसे टाइम में बैंक के एनपीए बिहेवियर को क्लोजली मॉनिटर करना इंपॉर्टेंट है। आपको चेक करना चाहिए कि बैंक के गुड लोन्स किस रेट पर बैड लोन बन रहे हैं। इसे स्लिपेज रेशियो कहा जाता है। इससे हम ये पता कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ईयर या क्वार्टर में कितना फ्रेश एनपीए ऐड हुआ है। फ्रेश स्लिपेज वो अमाउंट होती है जिससे पता चलता है कि एक साल में बैंक के एडवांसेस में से कितने बैड लोन बन गए। बैंक्स यूजुअली ये अमाउंट क्वार्टरली बेसिस पर रिपोर्ट करते रहते हैं। फ्रेश स्लिपेज में शार्प इंक्रीज का बैंक के नेट प्रॉफिट पर सिग्निफिकेंट असर पड़ता है। लो स्लिपेज बैंक की हाई एफिशिएंसी को दिखाता है। आपको ऐसे बैंक ढूंढने हैं जो इंश्योर करते हैं कि उनका एनपीए लेवल इंक्रीज ना हो। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिल रही है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, घंटा बजा दीजिए। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। अब एज एन रिटेल इन्वेस्टर हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि बैंक एसेट क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस ले रहे हैं या नहीं। तो देखिए, बैंक्स यूजुअली अपने प्रॉफिट्स का एक पोर्शन एनपीएस के अगेंस्ट रिजर्व में रखते हैं। ये फंड्स एनपीए को लॉसेस कवर करने के लिए साइड में रखे जाते हैं। इसे प्रोविजन कवरेज रेशियो कहते हैं। एक हाई पीसीआर रेशियो आइडियली अबव 70% का मतलब है कि बैंक फाइनेंशियली स्टेबल है। ये बताता है कि एसेट क्वालिटी इश्यूज को एडवांस में ही टेक केयर कर लिया गया है, इसलिए हायर पीसीआर इज बेटर। पहले ग्रोस एनपीए का 70% पीसीआर रखना पड़ता था, पर अब ऐसा कोई बेंचमार्क तो नहीं है। अगर बैंक अच्छे प्रॉफिट कमा रहे हैं तो उनके लिए अच्छा है कि वो अपने पीसीआर इंक्रीज ही रखें। ये तब काम आते हैं जब बैंक के एनपीएस क्विकली बढ़ते हैं। पीसीआर मेंटेन करने के साथ साथ बैंक एक कैपिटल बफर भी मेंटेन करते हैं इन केस ऑफ एनी फाइनेंशियल क्राइसिस। इसे कैपिटल एडिकेसी रेशियो CAR कहते हैं। अब ये कैपिटल एडिकेसी रेशियो क्या है? कैपिटल एडिकेसी रेशियो एक बैंक की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को मेजर करता है। ये रेशियो कंपेयर करती है कि बैंक ने जो कैपिटल साइड में रखी है उससे वो फ्यूचर के पोटेंशियल लॉसेस को कवर कर सके अगेंस्ट इट्स टोटल रिस्क वेटेज एसेट्स, जो कि लोन्स और अदर इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। बैंक को मिनिमम 9% CAR मेंटेन करनी होती है। हायर CAR दिखाती है कि बैंक ने स्ट्रॉन्ग बफर बना के रखा है, इसलिए हायर CAR इज बेटर। बैंकिंग स्टॉक को एनालाइज करते वक्त ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिस्क वेटेड एसेट्स को कैलकुलेट करने के लिए बैंक्स लोन को स्टडी किया जाता है और रिस्क को असेस किया जाता है। फिर क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क को ध्यान में रखते हुए वेटेज असाइन की जाती है। ये फिगर्स कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में मिल जाती हैं। एज एन इन्वेस्टर अगर किसी बैंक का CAR अच्छा है तो इसका मतलब है कि उसके पास इनफ कैपिटल है बफर में
जो पोटेंशियल लॉसेस को अब्सॉर्ब कर सके। बैंक्स के डूबने का रिस्क कम होता है और डिपॉजिटर्स का पैसा खोने का भी कम चांस होता है। ये फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है। ये इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव साइन होता है। अब जानते हैं कि प्रोविजन कवरेज रेशियो और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में क्या फर्क होता है। दोनों ही रेशियो बैंक्स को फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाने के लिए कुशन प्रोवाइड करते हैं। प्रोविजन कवरेज रेशियो वो परसेंटेज होता है जो बैंक बैड डेट रिलेटेड लॉसेस को कवर करने के लिए अलग से रखता है। वहीं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बैंक के कैपिटल को उसके क्रेडिट एक्सपोजर से मैनेज करता है। ये बैंक के कैपिटल एडिक्वेसी का पोजीशन बताता है। सिंपल शब्दों में एक एनपीए का ध्यान रखता है और दूसरा कैपिटल एफिशिएंसी का। लेकिन हाई सीएआर बैंक की लैंडिंग फंड्स की एबिलिटी को कम कर देता है। जो कैपिटल अलग से रखा गया है वो आगे लोन देने के लिए यूज किया जा सकता था, फ्यूचर इंटरेस्ट इनकम जनरेट करने के लिए। पर फंड्स रिजर्व करने से ये बैंक की ग्रोथ को लॉन्ग रन में स्लो कर देता है। इसलिए बैंक्स यूजुअली उन सालों में ज्यादा पोर्शन अलग से रखते हैं जब वो ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न करते हैं। इससे उन्हें फाइनेंशियल शॉक से फेस करने का बफर मिलता है। ये उन्हें दिवालिया होने से बचाता है। ये तरीका है जिससे बैंक किसी भी तरह के रिस्क को फेस करने के लिए खुद को प्रिपेयर करते हैं। लेकिन एक और बात समझनी जरूरी है कि बैंक सफिशिएंट रिजर्व तभी प्रिपेयर कर सकते हैं जब वो बेटर प्रॉफिट्स अर्न करते हैं। तो बैंक के लिए जरूरी है कि वो अपने एसेट से बेस्ट निकाले। बैंक की एसेट क्वालिटी को डीकोड करने के लिए हमें उनकी बैलेंस शीट को देखना होता है। वही लायबिलिटी साइड में कस्टमर्स के डिपॉजिट बैंक के लिए सबसे बड़ा लायबिलिटी होते हैं। हालांकि ये लायबिलिटीज में आते हैं लेकिन ये बैंक्स के लिए कैपिटल लैंड करने में सिग्निफिकेंट होते हैं। अगर बैंक्स के पास इनफ डिपॉजिट नहीं है तो लैंडिंग स्लो हो जाएगी। अगर सिस्टम में इनफ कैपिटल नहीं है तो ये बैंक की ग्रोथ को स्लो कर देगा। बैंक्स को आगे लोन देने के लिए शायद आरबीआई से पैसे लेने पड़े। ये फंड जनरेट करने का एक कॉस्टली तरीका है और एनआईआई को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए एज एन रिटेल इन्वेस्टर बैंक की एनुअल रिपोर्ट में डिपॉजिट्स का ब्रेकडाउन देखिए। हमने पहले देखा था कि बैंक कैसे हायर कासा रेशियो से फंड्स को चीपर रेट पर जनरेट कर सकते हैं। आपको देखना है कि कौन से टाइप का डिपॉजिट ग्रो कर रहा है। क्या वो करंट और सेविंग अकाउंट है या फिर फिक्स या रेकरिंग डिपॉजिट है। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की टोटल डिपॉजिट और कासा डिपॉजिट का ग्रोथ रेट हेल्दी अमाउंट से इम्प्रूव हुआ है। ये इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव साइन है। आपको एनालाइज करना होगा कि बैंक किसको लोन इशू कर रहे हैं। ये एक इम्पोर्टेंट डिटेल है जो इन्वेस्टर्स को एनालाइज करनी चाहिए। अगर बैंक मैनेजमेंट बार बार पुअर डिसीजंस लेता है तो इन लोन्स के एनपीए बनने के चांसेस काफी हाई हो जाते हैं। इसलिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में एडवांसेस सेक्शन को ऑब्जर्व कीजिए। आपको एक और चीज देखनी जरूरी है जो है सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स का ब्रेकडाउन। आपको देखना है कि बैंक्स के ज्यादातर लोन्स अनसिक्योर्ड नहीं होने चाहिए। अब बात करते हैं क्रेडिट रिस्क की। क्रेडिट रिस्क तब होता है जब बोरवर्स अपने लोन रीपे नहीं कर सकते। इसको पहले वाली एग्जांपल से ही समझते हैं कि आपने दोस्त को 5,000 रुपए दिए थे तो आपकी चिंता होगी कि वो 5,000 रुपए मुझे वापस मिल जाए, उसका मुझे ब्याज मिलना चाहिए और प्रिंसिपल भी मिलना चाहिए। पर इसमें ब्याज मिलना या नहीं मिलना वो सेकेंडरी चीज है, पर पहले मेरा मूलधन वापस आना चाहिए। इसी तरह बैंक में जब ये रकम वापस नहीं आती है तो बैंक्स के लिए ये सबसे बड़ा रिस्क है। बैंक्स को हमेशा क्रेडिट रिस्क चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है। अगर हम बैंकिंग सेक्टर में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमें ये एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन सा बैंक क्रेडिट रिस्क से कम सेंसिटिव है। बैंक्स का कैपिटल मार्केट और रियल एस्टेट से एक्सपोजर बहुत सेंसिटिव टू रिस्क माना जाता है। ये इसलिए क्योंकि इन प्राइसेस में कांस्टेंट फ्लक्चुएशन होता रहता है। मार्केट रिस्क को कम करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स का डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। आपको बैंक की इन्वेस्टमेंट ब्रेकडाउन और उसके रेवेन्यू सोर्सेज को रिव्यू करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या वो किसी पर्टिकुलर सोर्स पर डिपेंडेंट है या फिर बैंक के पास एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। पिछले कुछ सालों में इंडियन बैंक्स के एनपीएस बढ़ने का एक मेजर रीजन था बड़े कॉर्पोरेट्स फ्रॉड। टॉप लेवल मैनेजमेंट की तरफ से एक सिंगल नेगेटिव न्यूज पूरे सिस्टम को ब्रेक कर सकती है। ऑपरेशनल रिस्क एक मेजर सोर्स ऑफ रिस्क बन गया है, इसलिए मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज और क्वालिफिकेशंस को इवेल्युएट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। 2018 में यस बैंक के लिए चीजें ठीक चल रही थी, लेकिन 17 सितंबर 2018 को आरबीआई ने राणा कपूर
जो उस वक्त एमडी थे, उनसे कहा कि उनका टेन्योर 31 जनवरी 2019 को एंड हो जाएगा। जब ये न्यूज बाहर आई तो शेयर होल्डर्स को ये न्यूज रास नहीं आई, स्टॉक प्राइस गिरने लगे। जब एनपीए फिगर्स पब्लिक में आए तो स्टॉक प्राइसेस और भी गिर गए, जिससे यस बैंक का मार्केट कैप 22,000 करोड़ रुपए एक दिन में ही चला गया। ऐसी चीजें इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को कम करती है। आईसीआई बैंक को ही देख लीजिए, चंदा कोचर को भी फ्रॉडलेंट लोन्स के चलते अक्टूबर 2018 में क्विट करना पड़ा था। इसलिए आप इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा यही है कि बैंक की एनुअल रिपोर्ट्स और प्रेस रिलीजेस पढ़िए, जहां वो अपने फ्रॉड्स रिकॉर्ड प्रेजेंट करते हैं। हालांकि ये रिकॉर्ड्स एनुअल रिपोर्ट्स में ज्यादा चुपड़ी चुपड़ी बातों में लपेट कर बताए जाते हैं, ताकि बताया भी जा सके और इन्वेस्टर्स को कुछ ज्यादा समझ भी ना आए। लेकिन यही चीजें हमें सावधानी से पढ़नी होती है। ये भी एक तरीका है बैंक स्टॉक्स को इवेल्युएट करने का। सारा एनालिसिस करने के बाद अब जानते हैं कि बैंकिंग स्टॉक्स में कब इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो देखिए, बैंक में इन्वेस्ट करने का बेस्ट टाइम तब होता है जब वो अंडर वैल्यूड होता है। इसका मतलब है कि बैंक के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन किसी न्यूज या इवेंट की वजह से वो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू पे ट्रेड नहीं कर रहा है। स्टॉक के ग्रो करने का पोटेंशियल हाई है, पर अभी वो अंडर वैल्यूड है। वारेन बफे भी कहते हैं कि अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो आपको बाहरली नॉइस को इग्नोर करना सीखना चाहिए, अगर आपको मार्केट में लंबा टिकना है तो। ये उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का एक मेन पॉइंट है। पर स्टॉक चीप है या एक्सपेंसिव, ये देखने के लिए कई वैल्यूएशन पैरामीटर होते हैं। उनमें से एक है प्राइस टू बुक रेशियो। बैंकिंग स्टॉक को वैल्यू करने के लिए पीबी रेशियो सबसे बेस्ट टूल है। प्राइस टू बुक रेशियो बैंक के स्टॉक प्राइस को मेजर करता है रिलेटिव टू इट्स बुक वैल्यू। इसे कैलकुलेट करने के लिए बैंक के मार्केट कैप को बैंक की बुक वैल्यू पर शेयर के साथ डिवाइड किया जाता है। ये बैंक्स के लिए एक परफेक्ट वैल्यूएशन मैट्रिक है, क्योंकि ये कैप्चर करता है कि फंड्स या एसेट कितनी एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं। हाई प्राइस टू बुक रेशियो का जनरली ये मतलब होता है कि स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से ज्यादा वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, जिसका मतलब ये ओवर वैल्यूड है। और लो प्राइस टू बुक वैल्यू का मतलब होता है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है। लेकिन लो पीबी रेशियो का एक मतलब ये भी हो सकता है कि बैंक में फंडामेंटल इश्यूज है, जिसकी वजह से अर्निंग्स नहीं दिख रही है। मैनेजमेंट नंबर्स को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकती है। इसलिए इन्वेस्टर को बैंक का करंट पीबी रेशियो को हिस्टोरिकल एवरेज से कंपेयर करना चाहिए। अगर करंट पीबी रेशियो हिस्टोरिकल एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है तो बैंक को अंडर वैल्यूड माना जा सकता है। एक एग्जांपल से समझे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का पीबी रेशियो अभी 2.4 चल रहा है। इसका मतलब इन्वेस्टर कंपनी एसेट का एक शेयर खरीदने के लिए 2.4 टाइम्स ज्यादा पे कर रहे हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है। इसका एक मेन रीजन कंसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो होता है। बैंक के पीबी रेशियो को एनालाइज करने का आइडियल वे ये है कि उसको अपनी हिस्टोरिकल रेशियो या इंडस्ट्री एवरेज से कंपेयर किया जाए। इसके अलावा आप पीबी रेशियो के साथ साथ अदर मैट्रिक्स भी देख सकते हैं, जैसे कि आरओई। बेटर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट देखने के लिए पीबी रेशियो को रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट्स के साथ यूज कीजिए। जहां पीबी रेशियो कंपनी के स्टॉक प्राइस को उसके एसेट्स के बुक वैल्यू से कंपेयर करता है, वहीं आरओई शेयर होल्डर इक्विटी के हर एक रुपये से बने प्रॉफिट को मेजर करती है। ये बैंक की एबिलिटी दिखाता है कि वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को प्रॉफिट में टर्न कर सकते हैं। अगर बात करें आरओए की, तो रिटर्न ऑन एसेट्स ये वो प्रॉफिट होता है जो बैंक अपने टोटल एसेट्स पे जनरेट कर पाते हैं। इसके नेट इनकम को टोटल एसेट्स से डिवाइड करके कैलकुलेट किया जाता है। ये हमें समझने में मदद करता है कि मैनेजमेंट अपने एसेट्स को ज्यादा इनकम जनरेट करने के लिए एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं। एक लोअर आरओए का ये मतलब होता है कि बैंक अपने एसेट्स को एफिशिएंटली यूज नहीं कर पा रहा है। नेगेटिव आरओए इंप्लाई करता है कि बैंक के एसेट्स पे नेगेटिव रिटर्न्स हो रहे हैं। ये इन्वेस्टर्स के लिए एक रेड फ्लैग होता है। इसलिए याद रखिए, अगर बैंक की आरओई और आरओए हाई है पर उसके कंपेयर में पीबी रेशियो लो है, तो ये इंडिकेट करता है कि बैंक अंडर वैल्यूड है। और अगर आरओई और आरओए लो है पर पीबी रेशियो हाई है, तो ये इंडिकेट करता है कि बैंक ओवर वैल्यूड है। सारे फंडामेंटल पॉइंट्स और वैल्यूएशंस को समझने के बाद अब बात करते हैं कि अगर आपको खुद से बैंक एनालाइज करना हो तो डाटा कहाँ से मिलेगा। तो देखिए, उसके कई सोर्सेज हैं, जैसे कि बैंक की एनुअल रिपोर्ट, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन रिपोर्ट। ज्यादातर इंपॉर्टेंट मैट्रिक आपको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से ही मिल जाएंगे, आपको एनुअल रिपोर्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और बिजनेस को ग्राउंड लेवल पर समझने के लिए आपको कॉन्फ्रेंस कॉल की ट्रांसक्रिप्ट जरूर पढ़नी चाहिए। आपको असल में पता चलेगा कि बैंक किस लेवल पर चल रहा है। इसके अलावा आरबीआई वेबसाइट, बैंक की वेबसाइट, एनएसई की वेबसाइट और बीएसई की वेबसाइट पर भी आपको डाटा मिल जाएगा। बैंकिंग स्टॉक्स को एनालाइज करना एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है, लेकिन इन पॉइंट्स को दिमाग में रख
रख के आप किसी भी बैंकिंग स्टॉक को एनालाइज कर पाएंगे। अभी खत्म नहीं हुआ है, ये अभी बैंकिंग सेक्टर के एनालिसिस का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में मैं आपको कॉस्ट टू इनकम रेशियो, कॉस्ट ऑफ फंड्स, क्रेडिट कॉस्ट, क्रेडिट रेटिंग्स, बैंक्स की ब्रांचेस और एटीएम से उसके ग्रोथ का अंदाजा लगाना और ऐसे बहुत सारे इनसाइट्स बताऊंगा, जिससे आपको ग्राउंड लेवल पर बैंकिंग बिजनेस को समझने में आसानी होगी और आप कंप्लीटली बैंक को समझ पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में एक्सीलेंट लिखकर अप्रिशिएट कीजिए और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।